जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन मुबारक गुल सलासिया तारीगामी विधानसभा पैनल के चेयरमैन नियुक्त दूसरे दिन दिवंगत प्रमुख नेताओं को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। सत्र का दूसरा दिन भी बेहद हंगामेदार की संभावना। सामा में महामारी फैलने का उत्पन्न हुआ खतरा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हालत बदतर। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों का समर्थन। मांगे पूरी होने तक काम पर न लौटने का किया ऐलान। चार दिवसीय छठ पर्व का आज हुआ शुभारंभ। जम्मू में छठ पर्व को लेकर प्रयासियों में विशेष उत्साह। पर्यावरण के लिए खतरा बने धधक रहे जंगल। डोडा के कई इलाकों में सांस लेना भी मुहाल। बारिश न होने से बद से बदतर होने लगे हालात। आग पर काबू पाना टेढ़ी खीर हो रहा है साबित। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत अध्यक्ष द्वारा विधानसभा पैनल के चेयरमैन की घोषणा के साथ हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल, सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और बीजेपी के सुरजीत सिंह सलासिया विधानसभा पैनल के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। आज दूसरे दिन का मुख्य उद्देश्य दिवंगत प्रमुख नेताओं को श्रद्धांजलि देना और उनकी स्मृति को सम्मान देना रहा। अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित विधानसभा के अन्य सदस्यों ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जैसे नेताओं को श्रद्धांजलि दी। सत्र के दौरान विधानसभा में दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, विधानसभा के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इनमें चमन लाल गुप्ता, अब्दुल रशीद डार, मदन लाल शर्मा, मोहम्मद शरीफ रियाज, सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, रणधीर सिंह और गोविंद राम भी शामिल थे। मंत्रियों के अलावा विधानसभा पूर्व विधायकों और संविधान सभा के सदस्यों को भी याद करेगी, जिनमें देवेंद्र सिंह राणा, कृष्णदेव सेठी हाजी, अब्दुल अजीज पर्रे, मोहम्मद यासीन शाह, रछपाल सिंह, सैयद अली शाह गिलानी, मोहम्मद शफी खान और अब्दुल गनी नसीम शामिल थे। वहीं सत्र का दूसरा दिन आज भी हंगामेदार रहने की संभावना है। हमारे साथ का गवर्नर, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए, एमएलसी, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका कोई ना कोई बाशिंदा इस लिस्ट में ना हो। हर मजहब, हर तबके से, बल्कि शायद ये आखिरी बार ऐसा लिस्ट होगा, क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा हमारे साथ रहा नहीं, जिसके हवाले से यहाँ पे एमएलए, एमएलसी जो है गिने गए, लड़ाई और कर गई, उनके भी नुमाइंदे आज इस लिस्ट में है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जिक्र यहाँ शायद होगा नहीं, क्योंकि अब वो हमारे हिस्से में रहेंगे। अब जब ये लिस्ट हमारे सामने आई और आपने सही कहा, हर किसी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर नहीं सकते। मैं फिर अपनी जगह सोचने लगा कि किसके बारे में बात करूं और किसके बारे में नहीं, तो सोचा चलिए मैं उनका जिक्र करूंगा जिनको मैं जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। जब लिस्ट देखा, पढ़ना शुरू किया तो कुछ 45 ऐसे नाम सामने आए जिनको मैं जाति तौर या तो जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया, तो फिर वो भी मुमकिन नहीं हुआ। तो आपकी तरह और दूसरों की ऑपोजिशन की तरह मैं 2-3 जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में जिक्र करके फिर बाकी जो है ओवरऑल जो विक्टोरी रेफरेंसेज हैं उसके हवाले से करें। हमारे साबका वजीर, साबका सदर प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी जिंदगी की तरफ हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद सबसे बड़ी सबक उनके भाई बेटा से अगर हम सीखें तो ये
कि मेहनत करो, अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा करो, तरक्की करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अपना हक जो है किसी न किसी तरीके से मिल ही जाएगा। कोई पैराशूट के जरिए प्रणब मुखर्जी साहब सियासतदान नहीं बने, कोई गॉडफादर के इस्तेमाल नहीं हुए, मेहनत की, जो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई उनके साथ वफा किया और आगे बढ़ते गए। शुरुआत में डिप्टी मिनिस्टर थे, डिप्टी मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं रहते इंडिपेंडेंट चार्ज में, फिर कैबिनेट के मिनिस्टर बने, फिर कैबिनेट के मिनिस्टरों में सबसे अहम जो मिनिस्ट्रियां मानी जाती हैं, डिफेंस, फाइनेंस, होम, उनमें तो दो और फॉरेन है, इन चार में से 3 पे उन्होंने काम किया। डिफेंस के मिनिस्टर रहे हैं, होम के मिनिस्टर रहे हैं और फाइनेंस के मिनिस्टर रहे हैं। और उसके बाद इस मुल्क में सबसे बड़ा जो ओहदा है वो सदर का है, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उन्होंने अपना करियर वहां से। इधर सांबा में सफाई कर्मचारी की हड़ताल के कारण वहां महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। सांबा में चारों ओर गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए हैं और अस्थायी सफाई कर्मचारियों के समर्थन में नियमित सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर गए अस्थायी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे और नियमित सफाई कर्मचारियों ने भी उनका पूरा साथ देने की ठान ली है। हालांकि सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाखिया ने इस हड़ताल का संज्ञान लिया है, लेकिन इस मुद्दे का अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। तो देखिए सफाई कर्मचारी किस तरह से सांबा के अंदर छुट्टी पर हैं और हड़ताल पर हैं बल्कि, और हड़ताल के बाद जब गंदगी वहां पर किस तरह से फैल गई है, गलियों में सड़कों पर गंदगियों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की मांग है कि वहां पर उन्हें नियमित किया जाए और उनकी जो सैलरी है वो भी बढ़ेगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विधायक ने वहां पर संज्ञान तो लिया है, लेकिन संज्ञान लेने के बाद क्या इन सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं सांबा की चौक चौराहों की, सड़कों के किनारों की, तो ये खुला सामान वहां पर पड़ा हुआ है। ऋषि खजूरिया हमारे सहयोगी इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, क्या पूरा ये मामला है, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं, नियमित करने की मांग कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो भी उनके साथ अब समर्थन में हैं, उनके सहयोग में हैं। तो जरा बताइएगा उनकी मांगे क्या हैं और किस तरह से इन मांगों को अपनी वो प्रशासन के सामने रख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि फेस्टिवल सीजन लगातार चल रहा था, दिवाली का त्योहार था, भाई दूज का त्योहार था, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे थे कि सांबा शहर की कहने के बदहाली की तस्वीर हमें देखने को मिल रही थी, जो लगातार अभी भी बदहाली की तस्वीर बनी हुई है। गंदगी लगातार जगह जगह पर दिख रही है और कारण यही है कि जो सफाई कर्मचारी है सांबा के, जिसमें अगर बात करें परमानेंट सफाई कर्मचारियों के साथ जो डेली सफाई कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो हड़ताल पर चले जाते हैं, लेकिन उनका साथ देने के लिए परमानेंट सफाई कर्मचारी भी सामने आ जाते हैं। यूं कहें तो पूरी तरह से चूक हो चुका है सांबा का जो सफाई कर्मचारियों का जो काम करने का सिस्टम है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो शहरों की बदहाली की तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बीमारियां फैल रही है, डेंगू के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अब हालात बद से बदतर हैं। हमने इन सफाई कर्मचारियों से बात करने की कोशिश भी की है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि पहले भी कई बार हम जो है वो जो डायरेक्टोरेट है, डायरेक्टर अपर लोकल बॉडी है, उनके तक ये बात पहुंचा चुके हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारे जो डेली वेजेस कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी है उनको नियमित किया जाए, उनकी पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन अभी तक इसको लेकर काम नहीं किया जा रहा। हर बार आश्वासन मिलता है और आश्वासन जब मिल जाता है उसके बाद ही काम पर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब लंबा अरसा हो जाता है फिर ये दोबारा से प्रदर्शन करते हैं। वहीं जो परमानेंट सफाई कर्मचारी है, एक तो वो साथ इनका दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भी अपनी ओल्ड पेंशन को इशू को लेकर जो सामने आए कि हमारा भी ये मसला हल होना चाहिए, तब जाकर हम काम करेंगे। दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों का नंबर में इतना ज्यादा है नहीं,
लगभग 22 के आसपास ये टोटल सफाई कर्मचारी हैं जो पूरे सांबा में सफाई की व्यवस्था को बनाते हैं। यहाँ पर नंबर को बढ़ाया जाए, जो डेली वेजर है उनको परमानेंट किया जाए, इस तरह की मांगे इनकी तरफ से लगातार उजागर की जा रही है। अब देख रहे हैं कि कितनी जल्दी इसको लेकर काम किया जाता है, लेकिन उनके हड़ताल पर जाने से काफी चीजें प्रभावित हो रही हैं। सड़कों पर गंदगी के ढेर मिल रहे हैं, दुकानों के सामने गंदगी के ढेर मिल रहे हैं, और साथ साथ जो आपने कहा कि बीमारियों का खतरा भी फैल रहा है, तो कई सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना इस समय लोग करते नजर आ रहे हैं। त्योहारों के सीजन में आप ये कह सकते हैं कि गंदगी के बीच में से लोग निकलकर अपने अपने स्थानों की ओर जो वो पहुंच रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इसी के चलते हमने जब इन सफाई कर्मचारी से बात की थी, इन्होंने भी यहाँ पर ये तमाम चीजें अपने हमारे सामने तो रखी, ये प्रशासन के सामने भी रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने धन्यवाद किया एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सिलाटिया जी का। जिस तरह से कल विधानसभा सत्र शुरू हुआ है कश्मीर में, तो आपने देखा कि पहले दिन तो कहीं ना कहीं बहसबाजी विधानसभा के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिली, लेकिन उसके बाद सुरजीत सिंह सिलाटिया जो है एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ मिले, उनको एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कुछ मुख्य मांगे सांबा की रखी थी, जिसमें सफाई कर्मचारियों के इस मसले को भी उनकी तरफ से उठाया गया है। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि अगर एमएलए सुरजीत सिंह सिलाटिया जी ने इस कदम को उठाया है, इस कदम को एक कदम आगे हम क्या कहते हैं लेकर गए हैं, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर कोई ना कोई संज्ञान जो वो जरूर लिया जाएगा। यहाँ पर सफाई कर्मचारी डेली वेजेस का नंबर जो सफाई कर्मचारियों का नंबर बढ़ेगा, जो तादाद कम है, और हमने अक्सर देखा कि कहीं ना कहीं जब कोई ऐसे फंक्शन या कोई ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 का जो नंबर है ये कम पड़ जाता है। तो अब उसको लेकर काम करने की जरूरत है। अब देखना ये कि एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सिलाटिया ने जो बात एलजी साहब के साथ रखी है, सरकार के संज्ञान में लाई है, अब देखना चाहिए कि कितनी जल्दी इसको लेकर काम किया जाता है और कब तक सांबा शहर की जो साफ सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है वो ठीक हो पाती है। इन हड़तालों पे हो, आपको लगता है कि ये चीजें संभल जाएंगी, इन चीजों का हल निकल जाएगा? और अगर विधायक ने इस चीज को संज्ञान में लिया है, इस बात को आगे प्रेजेंट किया है, तो क्या उनके हित में ये फैसला होगा या फिर से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मैं इसमें कुछ चीजें आपके साथ रखना चाहता हूँ। हमने जब इनसे डेली वेजेस से बात की, हमने ये भी इनको कहा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, सांबा शहर आपका भी है, तो आप क्यों ना 2 दिन प्रोटेस्ट को डिले कर देते। देखिए, अब आपने प्रोटेस्ट किया, अब उसी समय तो मसले का हल होगा नहीं। इनसे हमने लगातार एक गुहार लगाई थी कि सांबा शहर आपका भी है, आप सांबा की सफाई की व्यवस्था को बनाकर रखें। चलिए, कैजुअल लेबर डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, उन्हें हड़ताल पर बैठे दीजिए, कम से कम परमानेंट सफाई कर्मचारी जो है वो कम से कम 4 से 5 का एक नंबर सामने आता है, वो शहर की सफाई करते हैं, एक मैसेज बाहर अच्छा जाता। लेकिन उन्होंने भी कहा कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम यहाँ पर सफाई नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि क्या इस मसले का संज्ञान जो एमएलए साहब ने लिया है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उनकी तरफ से संज्ञान लिया गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बर्निंग इशू है। बिल्कुल, यहाँ पर न सिर्फ डेली वेजेस सफाई कर्मचारी की हम बात कर रहे हैं, बल्कि उन तमाम डेली वेजेस की बात कर रहे हैं जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं। वो चाहे किसी डिपार्टमेंट में पीएन है, किसी डिपार्टमेंट में ड्राइवर है, बिल्कुल बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें अस्थायी तौर पर जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसकी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सांबा में इस वक्त परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी वहां पर इस वक्त हड़ताल पर हैं, और हड़ताल पर हैं तो जाहिर सी बात है गंदगी का फैलना भी वहां पर इस वक्त नजर आ रहा है, जो आम लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। इधर सूर्य उपासना का 4 दिवसीय छठ पर्व आज शुभारंभ हुआ है। नहाई खाई के साथ पूजन व्रत की शुरुआत हुई। छठ पर्व मनाने वाले परिवारों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। जम्मू में प्रवासियों ने पूजा के सामान की दुकानें सजा दी हैं, जहां प्रवासी लोग पूजा के सामान की खरीदारी भी करते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं छठ पूजा की, यानी छठ पूजा जो मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, लेकिन इसकी झलक जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलती है, क्योंकि कई प्रवासी हैं जो यूपी बिहार से यहां पर काम करने के चलते पहुंचते हैं, वो भी इस त्योहार को धूमधाम के साथ जम्मू के अंदर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे छठी मैया की पूजा है, आज से हमने दुकान लगाए और 7 तारीख को पूजा है छठी माँ का। 7 तारीख को हमें 4 बजे घाट पे आकर के पानी में उसकी तरफ घूम कर रहने पड़ते, हाथ में लेकर के जो होता है कलसा। फिर रात को 9 बजे के बाद फिर हमें सुबह 4 बजे आना है 8 तारीख को। 8 तारीख को 4 बजे आकर के जब तक सूर्यग्रहण की उदय होगा तब तक हमें पानी में खड़ा होने पड़ता है। और ये जितने है सब ये चढ़ावा यूनिट है, ये कितनी हो गया, टोकरी हो गया, ये सब में सजावट होता है। इसका क्या बनते हैं? जैसे उसका बनते हैं पकवान, जो ठकुआ बनते हैं, वो चावल के वो लड्डू के जैसे, उसको हमारे भाषा में भुसवा बोलते हैं, वो बनते हैं। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, गागल हो गया, नारियल हो गया,
ये केला हो गया, जितने सीताफल है, ये सब माता जी के चढ़ावे में लगते हैं। मन्नत पूरी होती है। हाँ, मनी जो आप उनके वो पुण्य से करोगे ना, वो पूरा माता जी पूरा कर देते हैं। ये इस तरह का त्योहार है कि बहुत अच्छे से मनाते हैं इसको, छठी मैया को। सबसे बड़ा त्योहार हमारा यही होता है, तो 3 दिन तक चलेगा। आज कद्दू भात भी खाएंगे और आज से शुरू हो गया पाठ। इसमें जो मन्नत मांगेगा सभी पूरी होती है, जो भी मांगेंगे, बड़ा मांगे छोटा मांगे कोई भी मांगे, सभी मन्नतें पूरी होती है। शिल्पा शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, हालांकि ये त्यौहार जो है ये मध्य भारत में ज्यादातर मनाया जाता है, यूपी बिहार में इस त्यौहार को ज्यादा मान्यता दी जाती है, लेकिन इसकी एक झलक जम्मू के अंदर भी देखने को मिलती है, क्योंकि कई प्रवासी हैं जो जम्मू के अंदर इस वक्त यहाँ पर बसे हुए हैं, जो कामकाज के चलते हैं। किस तरह की खुशियां उनके अंदर देखने को मिल रही है और कैसे ये त्यौहार मनाया जा रहा है? देखिए, छठ पर्व जो है वो बेहद ही बिहार में खास और महत्वपूर्ण और बेहद ही बड़ा ये त्यौहार होता है, जहाँ पर इस समय जम्मू में आप देखिए अलग अलग राज्यों से प्रवासी यहाँ पर आते हैं। बिहार के प्रवासी यहाँ पर मौजूद है, साथ साथ झारखंड के और पूर्व उत्तर प्रदेश के यहाँ पर प्रवासी मौजूद है। तो जो लोग घर नहीं जा पाते हैं, वो यहीं पर ही जम्मू में ही इस छठ पूजा को मनाते हैं, छठ पर्व को मनाते हैं। आप देखेंगे जम्मू की श्रीगंगानगर जो कि बागर मंडी है, वहाँ पर बाजार सजे हुए हैं और हर एक बाजार इस प्रकार से सजाई गई है कि किसी को भी ये ना लगे कि वो अपने घर से दूर है, क्योंकि 36 फल जो है वो वहाँ पर प्राप्त है। सामग्री जो छठ पूजा में इस्तेमाल होती है वो सामग्री वहाँ पर मिल जाती है, यानी कि जो 36 फल यानी कि जो पूजा में 36 फल लगते हैं वो हर एक प्रकार की सामग्री वहाँ पर है। और इस समय आप देखिए कि कल की अगर हम बात करें तो कल हमने वहाँ के लोगों से बातचीत की, उनमें काफी उत्साह एक जोश जो है वो नजर आ रहा है और उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से वो घर नहीं जा पाते थे तो कहीं न कहीं एक दुख भी होता था कि वो घर नहीं जा पा रहे, क्योंकि काम के चलते की कार्यों की वजह से वो घर नहीं जा पाते थे। तो अब वो यहाँ पर जम्मू में रहकर क्योंकि हर एक प्रकार की सामग्री, हर एक प्रकार का सामान उन्हें मिल रहा है, तो वो बेहद ही शिल्पा, त्योहार एक त्योहार है और खुशियाँ कहीं भी मनाई जा सकती हैं। क्या प्रक्रिया रहेगी इस पूरे पर्व की, छठ पर्व की, क्योंकि इसमें पूजा होती है, नहाई खाई के साथ शुरुआत होती है, क्या प्रक्रिया रहेगी आगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए इन दिनों यानी कि आज से लेकर 8 तारीख तक जो है वो निर्जला व्रत रखा जाता है। नहाई खाई का आज जो है वो शुरू हो चुका है। आज से व्रत जो का यानी कि जो व्रत रखा जाता है वो आज से शुरू हो चुका है। उसके बाद 7 तारीख को आप देखेंगे, 7 तारीख की शाम को जब सूरज ढलता है तो तब सूरज से ढलने को जब ढलता है तो उसे अर्घ दी जाती है, उसे पूजा की जाती है। उसके बाद 8 तारीख को जब सूरज चढ़ता है तो तब उसे अर्घ दी जाती है, पूजा दी जाती है, तब ये फास्ट जो है वो खोला जाता है। तो इन दिनों में यानी कि आज से लेकर 8 तारीख तक पूरी तरीके से निर्जला व्रत रहता है। इसकी खास तौर पर बेहद मान्यता है। देखिए, अगर किसी औरत को बच्चा नहीं हो पा रहा है, किसी परेशानी से वो जूझ रही है, तो वो छठ माता से जो है वो दुआ करती है कि उनकी परेशानी दूर हो जाए। तो बेहद ही मान्यता ये रहती है। और आप देखेंगे जहाँ पर नहर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये छठ पूजा जो है वो मनाई जाती है। सूर्य देवता को और डूबते सूर्य को जो है वो अर्घ दी जाती है। तो इस समय जो बाहर के यहाँ पर वासी रह रही है, जो बाहर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, खासतौर पर बिहार के लोग, वो इसको बेहद ही धूमधाम से मना रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि पहले जम्मू में इस प्रकार से लोगों को नहीं मिलता था कि धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन अब वो सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ताकि लोगों को ये ना लगता किसी ने बाहर से। बिल्कुल, वो अपनी खुशियां यहाँ पर भी मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, तमाम जानकारी के लिए। छठ पूजा को लेकर ये देखा आपने और किस तरह से इस पूजा को जो है यहाँ पर किया जा रहा है और छठ पर्व का त्यौहार मनाया जा रहा है। यूपी बिहार के जो प्रवासी यहाँ पर बसे हुए हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। जिस तरह से बीजेपी ने जिलानी को श्रद्धांजलि देने की निंदा की है, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। विधानसभा कर रही कार्रवाई में श्रद्धांजलि देने पर बिफरी बीजेपी। विधानसभा की कार्रवाई की और आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा था। नेता प्रतिपक्ष ने जिलानी को याद करने पर आपत्ति जताई है। भाजपा ने जिलानी को श्रद्धांजलि देने की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि उनकी श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए थी। अब जाकर ये निंदा की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी ने श्रद्धांजलि को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने निंदा की है क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही में श्रद्धांजलि देने पर ये बीजेपी बिखरी हुई है। आज जब दूसरे दिन का सेशन शुरू हुआ, जब दूसरे दिन का सत्र शुरू हुआ, तो सत्र की शुरुआत जब 3 मेंबर्स को पहले नॉमिनेट किया गया, उसके बाद इस सत्र में श्रद्धांजलि का एक सेशन शुरू हुआ, ट्रिब्यूट का एक सेशन शुरू हुआ, जिसमें तमाम
पूर्व विधायक हो, पूर्व एमएलसी हो, या फिर पूर्व सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, या बड़े पदों पर जो रहे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए या फिर इस लोकतंत्र में एक मजबूत सहयोगी के तौर पर अपनी सहभागिता निभाई है, मजबूत करने का काम किया है, उनकी दूर की दृष्टि और उनकी नीति के चलते लोग या फिर विपक्ष में बैठे लोग भी कई सारे प्रभावित होते हैं, जिनको लेकर उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई। तो अब जाकर नेता प्रतिपक्ष ने इसको लेकर सवाल खड़ा किया है। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि गिलानी को याद करना ये हमारे लिए आपत्ति की बात है, और क्योंकि आज जब सत्र शुरू हुआ तो गिलानी को भी इसमें ट्रिब्यूट दिया गया, श्रद्धांजलि दी गई, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की। सेशन बहुत ही छोटा है और एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें एक ट्रेडिशन है, स्पीकर का चुनाव हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस हुआ, और आज ओबीसी जो भी एक्स लेजिस्लेचर्स हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, और नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर लोकसभा, ऐसे लोगों को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है। और उसी में आज जो नाम थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, बड़ी कलेक्टिवली, किसी एक व्यक्ति का नाम लेके यहाँ पे नहीं दी गई, कलेक्टिव दी गई, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त थे, एक एक व्यक्ति पर यहाँ पे बोलने से इतना समय नहीं था, सेशन छोटा है, तो आज केवल ऑबिचुरी हुई, श्रद्धांजलि हुई और वो दी। जहाँ तक अगले 3 दिनों की बात है, तो अगले 3 दिनों में वोट ऑफ थैंक्स होगा। जो सरकार ने अपनी बातें रखी है, मैनिफेस्टो की बातें रखी है, बाकी चीजें रखी है, उस पर बहस होगी, उस पर वोट ऑफ थैंक्स में वो डिस्कस किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये हाउस है बड़ा सुचारू रूप से चलेगा, हमारा भी पूरा ताउन होगा, लेकिन ऐसी किसी भी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर एजेंडा, आवर मैनिफेस्टो, उससे हम किसी कीमत पे भी वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आने वाले 3 दिनों में मुझे लगता है कि ठीक ढंग से चलेगा ये हाउस। सेशन बहुत डोडा में लगातार धधक रहे जंगल पर्यावरण के लिए खतरा बन गए हैं। जंगलों में लगी आग से उठ रहे धुएं के कारण लोगों का सांस लेना भी मुहाल हो रहा है। आलम यह है कि वन विभाग के लिए आग पर काबू पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आरोप है कि कुछ लोग जानबूझकर जंगलों में आग लगा रहे हैं, जिनकी निशानदेही नहीं हो पा रही है। वहीं खुश्क मौसम भी लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है और बारिश न होने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, शुष्क मौसम और बारिश का ना होना ये भी एक कारण है कि थोड़ी सी आग लगाई जाती है और ये आग इतनी फैल जाती है कि काफी सारा हमारा जंगल जल जाता है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं काफी भयावह एक नजर आ रहा है। फिलहाल विकास मनास हमारे सहयोगी इस वक्त डोडा से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ये आग का मामला काफी दिनों से डोडा के अंदर चल रहा है, क्यों आखिर इसमें अभी तक जो संबंधित विभाग है वो कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहा है, और जो लोग आ रहे हैं आग लगा के चले जा रहे हैं, और ये आग इतना विकराल रूप लेती है कि हमारे जंगल इसमें धू धू कर जल जाते हैं। देखिए, काफी बड़ी लापरवाही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, जिनको इस पे ध्यान से देखना चाहिए था और ये तमाम चीजें जो है निगरानी में रखनी चाहिए थी। और जो भी लोग जो है इसमें पकड़े जाते हैं उनके ऊपर एक FIR की दर्ज होनी चाहिए थी, ताकि आने वाले समय में इस तरह से कोई भी जंगल में कोई इस तरह का नुकसान ना देखने को मिले, क्योंकि घना जंगल है और सूखा मौसम है और ऐसे में लगातार कई जगहों पर आग लगाकर लोग जो है फरार हो जाते हैं। वैसे में अगर जिस एरिया में आग लगती है, कम से कम वहाँ के लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है, उन लोगों को भी समझाया दिया जाए कि कोई आपको यहाँ पर आसपास दिखता है उसे पकड़े, कम से कम ये चीजें ना देखने को मिले, क्योंकि लगातार इन्वायरमेंट खराब हो रहा है और इसके चलते कई लोग जो है बीमार भी हो रहे हैं। इसकी धुआं जो है बिल्कुल चारों तरफ से देखने को मिल रहा है और बिल्कुल धुंध, ऐसा बरसात का मौसम देखने को मिलता है। लेकिन अब जो है सर्दियों का महीना है और एक तरफ से ठंड और दूसरी तरफ से ये तमाम चीजें जो है लगातार जंगलों में देखने को मिल रही है। लेकिन विकास, देखिए, इसके 2 नुकसान है। एक तो पर्यावरण का जिस तरह से वहां पर विनाश हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, लेकिन दूसरा ये भी तो नुकसान है कि वहां पर हमारे पेड़ पौधे जल रहे हैं, जंगल जल रहा है, जो हमारा जीवन है, जीवन रक्षक है। लोगों को ये समझना चाहिए कि हम जो अपनी हवा जो लेते हैं वो इन पेड़ पौधों से आती है। बिल्कुल, इन तमाम चीजों को देखना चाहिए, लेकिन इसके साथ में जंगल में कितने जानवर होते हैं, कितने परिंदे होते हैं, वो भी इसका कितना नुकसान देखने को मिल रहे हैं। इसको लगातार यहाँ के जितने भी बर्ड्स हो या इस तरह के जंगली जानवर जो है आसपास भाग जाते हैं, तो ऐसे में कई चीजें जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को एक घेरा नोटिस निकालना चाहिए और लगातार डोडा, चाहे मरमत का एरिया हो, देसा, भद्रवा, भलेसा या जितने भी
आसपास पहाड़ी वाले एरिया हैं या गांव के से जुड़े हुए एरिया हैं, उन तमाम जगहों पर आग लगाने के बाद लोग जो है उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद ऐसी ऐसी जगहों पर फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जंगल वाला एरिया है और कितना भी बचाए और सूखे मौसम में आग और ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, कई नुकसान जो है लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें दिखाने के लिए बेहद गंभीर मामला डोडा के लिए बन चुका है, डोडा प्रशासन के लिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम इस पूरे मामले में नहीं उठाया गया है, जिससे नतीजन जंगल जल रहे हैं और आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर की इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।